आर्टिकल 184(3) के जरिए जो वजीर आजमों को निकालने का अमल शुरू हुआ है, ना ये आइन की इंटेंट थी, ना कभी किसी ने ये सोचा था। ये सुप्रीम कोर्ट ने 58(2)(b) के बाद एक नया रास्ता निकाल लिया अदलिया के जरिए वजीर आजमों को निकालने का। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तरीका ही गलत है कि करोड़ों लोगों का इलेक्टेड आदमी को 4-5 लोग बैठकर नॉमिनेटेड जो है वो नाअहल करार दे दे। मेरा ख्याल है कि ये तरीका गलत था। ये जज जो है अपना एहतसाब तो करते नहीं, जो इनका तरीका था एहतसाब का उसको बंद कर दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। आर्टिकल 209 रिडंडेंट हो गया है और उसकी बजाय जो आर्टिकल 184(3) है उसके जरिए वजीर आजमों को निकाल रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आइन की मिस इंटरप्रिटेशन की है इसको रुकना चाहिए और उसकी बजाय जो खासकर ये जो 2-3 वजीर आजमों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाइयां की हैं आर्टिकल 184(3) के, ये टोटली गलत थी और इसको रोकना चाहिए हर सूरत। पार्लियामेंट ने बिल्कुल ठीक लेजिस्लेशन की है, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि ये लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि वजीर आजम के खिलाफ इस तरह आर्टिकल 184(3) के जरिए बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत है यही बंद होनी चाहिए। और इसी तरह उसका अगर उसकी समाअत ही करनी है तो नीचे की अदालतों से ऊपर तक आए ताकि अपील का हक उसको मिल सके आम लोगों की तरह। ठीक है, रीमा आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? बट मुख्तसर जी लीना, दो तीन छोटी बातें। पहली तो ये कि ये कोई इस तरह खुफिया कानून नहीं था। जब ये पास हुआ उससे कई मतलब नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे आपको पार्लियामेंट की सेनेट की वेबसाइट पे एक्सेसिबल था। मैंने तो ये पढ़ा और मुझे बहुत हैरत भी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ एक लॉ को स्टे कर दिया है, पार्लियामेंट ने फौरन एक और जो है बिल जो है वो मुख्तलिफ की शक्ल में उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये कोई खुफिया ऐसा नहीं हुआ कि किसी को पता ही नहीं था और एकदम प्रेसिडेंट ने सेंड कर दिया और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस्तेमाल हुआ। दूसरी बात ये सिर्फ ये डिस्क्वालिफिकेशंस की नजर में नहीं देखना चाहिए हमें। सुप्रीम कोर्ट 184(3) जुरिस्डिक्शन में बहुत फैसले करती है। आपको रिकोडिक का फैसला याद होगा, आपको याद होगा किस तरह अस्पताल जो है वो बंद कर दिए गए, किस तरह डैम फंड बना दिया गया। अब इस तरह के फैसले अगर 184(3) जुरिस्डिक्शन में हो रहे हैं, क्या उसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो इतने फार रीचिंग फैसले होते हैं। आपके इनिशियल जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं जिनको आप पार्टी बनाते हैं, सिर्फ वो इफेक्ट नहीं होते, बहुत से लोग इफेक्ट होते हैं। मीडिया के खिलाफ इतने फैसले आए हैं 184(3) में, उसमें सब मीडिया के लोग पार्टी तो नहीं बनते। क्या उनके पास इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो चैलेंज करें कि ये फैसला गलत था सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के सामने ही एक लार्जर बेंच के अपने आप चैलेंज करें? इस वक्त रिव्यू का दायरा कार इतना रिस्ट्रिक्टेड है लीना कि एरर अपेरेंट लाइक बहुत ज्यादा ऑब्वियस अगर कोई गलती की है सुप्रीम कोर्ट ने, सिर्फ तब आप रिव्यू कर सकते हैं और वही बेंच है जो कर सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल हमें सिर्फ ये डिस्क्वालिफिकेशंस के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। 184(3) में बहुत से फैसले हुए हैं। ये जस्टिस अतर मनीला ने अपने जो इलेक्शन सुमोटो केस में उनका ओपिनियन था उसमें उन्होंने लिखा क्या कुछ नहीं हुआ 184(3) में। तो उसमें अगर कोई रिव्यू की ही बात कर रहा है कि वो एक्सपेंडेड ग्राउंड्स पे होना चाहिए लार्जर बेंच के सामने, अदालत को तो इसको वेलकम करना चाहिए। आपकी सुप्रीम कोर्ट ही स्ट्रेंथन हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार कहीं और नहीं जा रहे, सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, चीफ जस्टिस के पास ही है बेंच फॉर्मेशन का। तो मुझे सच में ये समझ नहीं आ रही कि अदालत इस पे इस तरह क्यों रिमार्क्स आ रहे हैं। और अलीना एक आखिरी छोटी सी बात, जिस तरह ये प्रोसीडिंग्स कंडक्ट हुई, पहले इलेक्शन का जो रिव्यू है उसके साथ इनको आपने जोड़ दिया। पहले कहा कि हम जो है इलेक्शन को प्रायोरिटी देंगे, इलेक्शन रिव्यू को ईसीपी के, फिर इस पे आएंगे, लेकिन फिर इसको सुनने लग गए। पहले जो है बैरिस्टर अली जफर पार्टी भी नहीं थे, उनको इतना वक्त दिया गया और जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने उन्हीं की आर्ग्यूमेंट्स अडॉप्ट की। आज भी बैरिस्टर अली जफर को बहुत वक्त दिया गया, पिटिशनर्स ने उन्हीं की आर्ग्यूमेंट्स अडॉप्ट की, जबकि वो बाद में पार्टी बने। और इलेक्शन कमीशन को अदालत ने नहीं सुना, उन्होंने कहा हम आपको हम भी राय देना चाहते हैं। अदालत ने कहा आप पार्टी नहीं है, आपको हम नहीं सुनेंगे। तो ये प्रोसीडिंग्स बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग तरह से और तशवीश होती है देखते हुए कि प्रोसीडिंग्स किस तरह कंडक्ट से चलाई गई हैं। सलीम साफी साहब, देखिए मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि अभी तो ठीक है, दोनों साइड जो है उनके पास हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट या अदलिया का हम जो किरदार देखते हैं वो भी यही है, और ज़ाहिरी बात है कि अगर इधर कोई सेलेक्टेड कानून साजी हो रही है तो
जो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की हालत है कि हर केस इन 3 अफराद के या 5 अफराद के सपुर्द किया जाता है और बाकी जजेस की वो हक तलफी की जाती है। और हमारी ये कुलीग ने बड़ी अच्छी उस पर रिसर्च करके वो बता दिया था कि वो कितना, यानी आप दूसरे जजेस को एक लिहाज से कमतर समझते हैं। दूसरी बात ये है कि इससे पहले जो कुछ हुआ, मसलन इस सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया, यूसुफ रज़ा गिलानी को। हम सब जानते हैं कि वो मेमो गेट और वो सब कुछ ड्रामा था और किसी का तख्लीक करदा था और बाद में लोगों ने एतराफ़ात भी कर लिए। फिर यहाँ पे आपने पहली सिलेक्शन यहाँ कर दी कि 350-400 लोग थे पानामा के, उसमें एक फ़र्द को उठा लिया, बाकियों का फिर ये इतने साल गुजर गए, इमरान ख़ान की रियासत मदीना भी बन गई, चली भी गई, वो बाकियों से किसी ने नहीं पूछा, ये सिलेक्शन हो गई। दूसरा कि हर बंदे को अपील का हक हासिल होता है। जो लोअर कोर्ट का मामला था वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया और सुप्रीम कोर्ट से इस ऐसी पोजीशन में जहांगीर तरीन और उसको नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया कि जिनके पास अपील का हक ही नहीं रहा। तो अपील का हक होना, और फिर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने आप को ट्रायल कोर्ट बना दिया था। तो ये अगर बात हम करें तो ज़ाहिरी बात है, अगर कोई गलतियों की और ज़्यादतियों का अजाला करना चाहते हैं तो फिर तो ये चीज़ें करनी होंगी आपको। ठीक है भट्टी साहब, मुख्तसर रखिएगा। पहली बात तो ये मैडम शेख कि ये 4-5 लोगों का मसला नहीं है। जहाँ करोड़ों लोग एक बंदे को मुंतखब करते हैं, वहाँ उन करोड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस बंदे पर होती है और बड़ी उसका हाई मॉरल ग्राउंड होता है। तो ये 4-5 लोग नहीं, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट होती है, जो अगर ये चेक एंड बैलेंस ख़त्म हो गया तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह रीमा साहबा सुप्रीम कोर्ट की ज़रा सी बातें भी कि अली ज़फ़र साहब तो फलाना खुफिया तो ज़ाहिर पार्लियामेंट भी तो देखें ना, जो कल तक जाली पार्लियामेंट थी, अधूरी पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट ने किस तरह इसको किया, उसकी भी तो एक करें ना। कि सामने उनके नवाज शरीफ साहब थे, उनके भाई शहबाज शरीफ साहब थे, वो खुद ही बैठे हुए थे, कोई अपोजिशन नहीं थी, और पार्लियामेंट ने किस तरह एक बंदे के लिए सारी कानून साजी की। तीसरी बात ये है मैडम शेख, और आखिरी बात ये है कि आप किस तरह, यानी एक ये आप चाहते हैं कि पहले सिविल कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और आप ये चाहते हैं कि आपका वजीर आज़म अगर किसी वजह से रंगे हाथों किसी चीज़ पर भी पकड़ा जाए और सुप्रीम कोर्ट उसे किसी चीज़ की या खिलाफ वर्जी उसकी हो या आईनी खिलाफ वर्जी हो, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट उसका कुछ ना करे और उसको दोबारा फिर अपील, फिर तीसरी मरतबा अपील, फिर चौथी मरतबा अपील। ये क्या मुल्क को अपील वैसे एक ही दफा है, अपील वैसे एक ही दफा है, एक तरफ आप मगरब की बात करते हैं, जमहूरियत की, लेकिन अगर दोबारा सुन लिया, दूसरी तरफ आप इसको जब जी चाहता है आईनी तरमीम है, एक सेकंड, इसका सारा कुछ कर लेते हैं ना, और एक तरफ आप हाई मॉरल ग्राउंड कहते हैं, दूसरी तरफ आप नीचे ले जाते हैं। रीमा, अलीना, जो भट्टी साहब ने मिसाल दी, अब आप खुद सोचिए हमारे व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए, क्योंकि मेरा ख्याल है फैक्ट्स तो हमें अपने खुद से नहीं बनाने चाहिए। अगर एक वजीर आजम किसी को कत्ल करता हुआ पकड़ा जाए, उसका ट्रायल होगा ट्रायल कोर्ट में, उसके पास अपील के बहुत से मौके होंगे अगर वो कत्ल करता हुआ पकड़ा जाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कहे कि ये सादिक या अमीन नहीं है, चाहे वो अपनी जो उन्होंने सैलरी विड्रॉ ही नहीं की थी, उन्हें मिली भी नहीं थी, उसको ना डिक्लेयर करने पे ही किया जाए, तो उनके पास कोई अपील का मौका नहीं है। क्या ये बहुत नाइंसाफी हमें नहीं दिखाता कि अगर आपने कत्ल करते हुए आप पकड़े गए तब आपके पास अपील का हक है, अगर आपने कुछ डिक्लेरेशन ऐसी की जिसमें आप सादिक अमीन जो है सुप्रीम कोर्ट कहती है आप नहीं रहते, उसमें कोई अपील का हक नहीं है। ये एक बहुत डिस्क्रिमिनेटरी हमारा लीगल सिस्टम, पूरा जस्टिस सिस्टम बना दिया है 184(3) के इस्तेमाल ने। और ये जो रिटोरिकल बातें करते हैं कि लोगों को ऑनेस्ट होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन
दूसरी तरफ आइन आर्टिकल 10A में फेयर ट्रायल का हक भी देता है। आप अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप सादिक अमीन नहीं रहे, तो लार्जर बेंच जो है रिव्यू में भी वही बात कर सकता है। उससे इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं हम कि हमने उस शख्स को कोई मौका नहीं देना कि वो अपना इनोसेंस जो है वो एक और सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ही सामने साबित करने की कोशिश करे। मुझे समझ नहीं आती कि हम ये क्यों कह रहे हैं बात। दूसरा लीना, पार्लियामेंट ने कौन सा कानून तोड़ा है इस कानून को बनाने में? अगर कोई कानून तोड़ा है मुझे बताएं, मैं उस पर भी तनकीद करूंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर पार्टीज को सही टाइम नहीं दे रही, उसमें नजर आ रहा है आपको इम्तियाजी सलूक है। जो पिटिशनर्स हैं वो बात नहीं कर रहे, एक नॉन पार्टी जो है वो आर्गुमेंट्स दे रहा है, उसके आर्गुमेंट्स अडॉप्ट किए जाते हैं। एक और पार्टी जो एक और केस में उनका मेरा ख्याल है कानून साजी के ऊपर इसलिए ये जो तरीकाकार के ऊपर सवाल उठा रहे रीमा, मेरा ख्याल है सवाल तरीकाकार के ऊपर इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल मिलती जुलती कानून साजी थी जो पहले पास हुई और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। लेकिन फिर आप वो जो उस वक्त बात कर रही थी ना खुफिया, एक तरह से कहीं पता नहीं चला, जल्दबाजी में उसी तरह का कानून आया जिसमें बहुत सी शिकें ओवरलैप भी होती हैं और फिर उसको पास कर लिया गया, सेंट भी मिल गया। अलीना, तो इसके ऊपर थोड़े से सवाल खड़े होते हैं। आई डोंट एग्री विद जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है। मैं अगर उसमें अपनी राय दे दूं कि जो पहला कानून था उस पे जो स्टे हुआ, ऑब्वियसली जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जब देते हुए जो फैसला किया उसमें उन्होंने जो एतराज उठाए कि आप अपील सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्राइमा फैशी ये उन्हें नजर आता है। तब ये कानून साजी हुई जिसमें उन्होंने अपील नहीं, उन्होंने रिव्यू का एम्बिट जो पार्लियामेंट का इख्तियार है, जो आइन ने ही उन्हें दिया है, उन्होंने उस फैसले को मेरा ख्याल है नजर में रखते हुए उन्होंने एक और तरीकाकार अपनाया। इसमें आपने कानून की या आइन की खिलाफ वर्जी कहां की, मुझे ये समझ नहीं आती। और मैंने पहले भी कहा, दिस इज ऑलरेडी टू लेट। इस तरह की कानून साजी जो है ये पाकिस्तान का आइन जब 1973 का बना उसके बाद ही हो जानी चाहिए थी, ताकि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1980 में जाके बने जिन्होंने रिव्यू को इतना एक रिस्ट्रिक्टेड तरह से इंटरप्रेट किया। ये कानून साजी पहले हो जाती तो बहुत से मसाइल जो है शायद हमें ना पेश आते जो अब आ रहे हैं। तो ये कहना कि अब क्यों, फिर आप मुझे बताइए कब वो सही टाइम होगा जब इस तरह का कोई कानून पास होगा, मुझे तो नहीं समझ आती। हम चीजों को इतना कन्फ्लेट कर देते हैं कि कोई अच्छी चीज भी हो रही होती है वो हमें लगता है बुरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी एक शख्स को एक और मौका भी मिले कि उनके खिलाफ जो जजमेंट है वो उसको रिव्यू करवा सके।